अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही भारी भरकम शख्सियत आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में। मुमताज़ मुफ्ती के फर्जंद और लेकिन इनकी अपनी पहचान है। बहुत बड़े राइटर हैं। लोक तमाशा जो एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम होता था टीवी पे, पीटीवी पे, उसके बानी हैं आप तो। और बहुत ही आज हमारी हल्की-फुल्की बातें होंगी भारी भरकम लोगों के साथ। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने मुझे टाइम दिया है। आई वांट टू वेलकम यू टू माय Most स्टूडियो। welcome. It's a pleasure. Visiting you is a pleasure. थैंक यू सो मच। आई एम You've सो got ग्रेटफुल। such a lovely house and full of art, यस full of ideas, books. और यस। क्या चाहिए? कितने कितने पाकिस्तानी हैं जो ऐसे हैं? पाकिस्तानी तो अम, अभी तक बिरयानी से बाहर नहीं आए। लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं याद कि एक वक्त का पाकिस्तान ऐसा था जब उसमें किताबें होती थी, ज्यादा होती थी, पढ़ने वाले भी थे और लिखने वाले भी थे, है ना? पाकिस्तान ने जैसे आगाज किया था ना, आई एम टॉकिंग ऑफ 40 years ago, 40-50 years ago, even 1965, even after the war, जंग के बाद भी पाकिस्तान की कब बड़ी साख थी। आपको यकीन नहीं आएगा कि चाइना उस वक्त प्रायोरिटी देता था अपने स्कॉलर्स को, कहता था उर्दू सीखो। और बहुत से सीनियर स्कॉलर्स थे, एक पूरी जनरेशन थी चाइनीज स्कॉलर्स की जिन्होंने उर्दू सीखा था, बिकॉज पाकिस्तान हैड ए नेम, इट हैड ए प्रेस्टीज। और हमारा मुआशरा भी ऐसा नहीं था। अब मैं इस्लामाबाद क्लब में स्विमिंग पे जाता था, तो इस्लामाबाद क्लब में बेशतर फॉरेनर्स मेरे साथ जी स्विम करते थे। हाँ। और ख़वातीन ने बिकनी पहनी होती थी, कोई एतराज़ नहीं आता था। इट वॉज फेयरली लिबरल अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, कोई बदतमीजी नहीं थी। तो हमें पता नहीं क्या हो गया, एक एनलाइटेंड वर्ल्ड में हम इतनी प्रॉमिस हमने थी। होश संभाला। और हमारे देखें लोग कौन थे, हफीज़ जलंधरी, फैज़ अहमद फैज़ हैं। आप लोग तो गिने, फरीदा खानम, मेहदी हसन, गुलाम अली, इकबाल बानो, ये फिर पैदा होंगे। ये एक जनरेशन थी अदीबों की, शायरों की, मूसीकारों की, जो एक दौर के पैदावार थे। अब मेरा इसमें एक छोटा सा मेरा एक फ़लसफ़ा है, वो भारी बात तो नहीं हो जाएगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि दीज पीपल, ये कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। मेरा बाप ले लें, मुमताज़ मुफ्ती, बीए में 4 साल या पता नहीं 6 साल फेल होते रहे, 3rd डिवीज़न में पास किया, ठीक। और देखें आप वो उनको फैज़ अहमद फैज़ को ले लें, बहुत आलिम फाजिल, इसमें कोई शक नहीं, बाद में, लेकिन मुंशी फाजिल में पढ़े, ठीक। आप और कोई लोग ले लें, कोई भी यहाँ का बहुत बड़ा शायर था पोठवार का, बाकी सिद्दीकी जो था, वो गांव का आदमी था, अनपढ़ था, फौज में दाखिल हो गया, सिपाही। वो जाहिर है कि फौज में तो चलना नहीं था, उन्होंने डिसमिस कर दिया कुछ देर के बाद, शायर आदमी था, ठीक। इतनी कमाल की छोटी बहर की शायरी करता था, कंप्लीटली कोई पढ़ा लिखा नहीं था। एहसान दानिश साहब को ले लें, एहसान दानिश जो हैं बाद में देखें, बाद में वो हमारे नेशनल जो एकेडमिक बोर्ड्स थे उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे थे, लेकिन इब्तदा में ही वाज सो पुअर, स्ट्रीट लाइट लैंप के नीचे पढ़ते थे, पढ़ने का शौक था। और शुरू में जाके और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में ईंटें ढोने वाला मजदूर बन गए थे, पैसे नहीं कमा सकते थे। हफीज जलंधरी को ले लें, हफीज जलंधरी 6ठी जमात में उनके बाप ने उनको जूते मार के घर से निकाल दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्या सारा शेर व शायरी करते रहते हो, ये भी कोई काम है करने वाला, तू निकट्टू आदमी, तो कुछ नहीं करेगा, निकल जा मेरे घर से।
तो हफीज जलंधरी जो हैं वो लाहौर स्टेशन पे कुली बन गए। रेलवे स्टेशन पे हफीज जलंधरी। अल्लाह। और फिर अल्लाह का कमाल है ना कि उस बंदे को अल्लाह ने उसका जायज मकाम दिलाया कि वो कोई बंदा आया, कोई एडिटर आया अखबार का, उसने देखा यार ये तो शेर व शायरी करता है बच्चा, ये कुली, उसको ले गया, कॉपी पेस्ट बनाया, वहां से ही बिकम ए सब एडिटर, देन ही बिकेम एन एडिटर, देन इज अ नेशनल पोएट। व्हाट अ स्टोरी, व्हाट अ So स्टोरी। we don't have one such story, we have several. तो बात ये है, मंटो आप क्या समझते हैं कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी था? कुछ भी नहीं। मैं उसकी बेगम को भी मिला हूँ, उसके बच्चों को भी मैं मिला हूँ। मैं आई एम वन ऑफ दोज जनरेशंस नाउ विच इज गोइंग। तो मैं भी चला जाऊंगा कुछ देर में, और ये सब लोग चले गए हैं, ये वापस नहीं आएंगे। ये हमारे खजाने हैं, इन्होंने अपनी जिंदगियां दे डाली। लेकिन सोचना चाहिए ना कि क्या वजह है कि हम उस वक्त तो ऐसे लोग प्रोड्यूस कर रहे थे और अब क्यों नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि ये तमाम लोग जो थे, ये गाने वाले, ये मूसीकार, ये उस्ताद सलामत अली, उस्ताद फतेह अली, उस्ताद अमानत अली, ये पढ़े लिखे नहीं थे, टोटल अनपढ़, अंगूठा छाप, लेकिन पीएचडी से आगे इल्म रखते थे मौसीकी का। तो वजह क्या थी? वजह थी कि they were product of a culture and appreciation. Absolutely. They received a They appreciation. They were the product of a culture. इज्जत थी उनकी। हमारा वो कल्चर डिस्टॉर्ट हो गया, वो खत्म हो गया। हमने ऐसी डिस्टॉर्शन ली है, चाहे वो वैसे हमें तरीका नहीं आया, कंफ्यूज्ड हो गया मेरे ख्याल। नहीं, हमें डेवलपमेंट का रास्ता, हमें डेवलप करना नहीं आया। आप देखें, आप अभी चले जाए, आप स्वाद चले जाए, इतना को यूर एन आर्टिस्ट, दोनों तरफ देखें कितना हसीन लैंडस्केप। इधर देखें दरिया बह रहा है, दरख्त हैं, पहाड़ है, उनके ऊपर बर्फ है। इस तरफ देखें खूबसूरत पहाड़ है, उसमें से चश्मे। पहली आबादी में आ जाए, ख्वाजा खेला, the minute you enter there is filth and dirt on both sides. इमारत बनाने नहीं आई, कोठे गंदे बनाए हुए हैं, पक्के हैं लेकिन फजूल, ठीक, गंद पड़ा हुआ है। We don't know how to develop. हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है। We want to advance, but we don't know how to. Every time we advance, we create ugliness. Either we create distortion in our cultural pattern, or we create ugliness. हम समझते ही नहीं है कि अगर एक चीज को हम अंदर ले आए, चाहे वो कोई भी चीज ले लें, ग्लोबलाइजेशन में तो चीजें आएंगी, ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन को तो आप रोक नहीं सकते, तो वो मैकडोनल्ड ने तो आना है, बर्गर तो आएगा, ठीक। लेकिन बात यह है कि सकाफत के दो हिस्से हैं ना, एक ग्लोबलाइजेशन है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो आपके दस्तरस में नहीं। दूसरा आपकी ट्रेडिशनल हेरिटेज है, उसको तो आप संभाल सकते थे, आपने संभाला नहीं। नतीजा क्या हुआ? We lost a culture. When we lost that culture, we stopped producing great people. मेहदी हसन को ले लें, साइकिल मिस्त्री, देखें जी, वहां से ग्वालियर का, वहां से आया, ये इधर चोलिस्तान में थर पार्कर में साइकिल मिस्त्री, फिर ट्रैक्टर ड्राइवर, मेहदी हसन। हाँ, माय गुडनेस। फिर वो किसी ने इसको फिर कराची पहुंच गया, कराची पहुंच के वहाँ पर रेडियो में वो एक सीपी यानी सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट होता था, वहाँ झंडे खान, बहुत बड़े बड़े मूसीकार थे, वहाँ कोरसेस में ये नाते गाता रहा। That is how he rose. Right. कोई भी बंदा आज देखें जी, आज मेरा बेटा हो तो मैं कहूँगा, हमारे घरों में है ना बेटे हैं, तो मैं कहूँगा हैं ये मेरा बेटा जो है ये 450 रुपए की नौकरी करेगा। नहीं, ये कैसे करेगा, ये तो 4,50,000 की नौकरी से शुरू होगा।
But this is not how we developed. We developed from the grassroots. Yes. My father's first job was 40 rupees. वो रिसेशन का वक्त था. My first job was 250 rupees. पर उस वक्त तो वो भी ज्यादा होंगे नहीं? नहीं उस वक्त भी कम था. नहीं, ऐसी बात नहीं. हाँ. ऐसी बात नहीं है. कभी भी पैसा ज्यादा नहीं होता. ये बात. अभी 2.5 लाख ले ले वो भी ज्यादा नहीं है. लेकिन बात यह है कि उस वक्त कनात थी. कनात बहुत थी. हाँ, बहुत. ये नहीं था, ये रैट रेस नहीं. और हलाल की आमदनी. ये जो ओवरनाइट अमीर होना, ओवरनाइट डेवलप कर जाना, ओवरनाइट मेरे पास बेहतरीन गाड़ी आ जाए, गाड़ियों की दौड़ लगी हुई है. जापानी हैरान होते हैं. जापानी हैरान होते हैं. पाकिस्तान आते हैं ना, अब कहने को तो हम डिफॉल्ट कर चुके हैं, ठीक, लेकिन जब वो हमारी गाड़ियां देखते हैं तो वो कहते हैं कि यार जो गाड़ियां हम नहीं खरीद सकते वहां, वो तो लेटेस्ट गाड़ी तो आपने खरीदी हो. जब वो हमारे घर देखते हैं, मरगला रोड पे जापानियों, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू वर्क ग्रेट डील विद जापानीज. मैं वो एशियन कल्चरल सेंटर फॉर यूनेस्को के लिए काम करता था, तो टोक्यो से अक्सर डेलीगेशंस में मंगवाता था. उनको मैं मरगला रोड पे सैर कराता था, तो उनकी आंखें जो है ना फट जाती थी. वो कहते थे इतने खूबसूरत घर, आप लोग इतने खूबसूरत घरों में रहते. क्योंकि जापान में आप जाएं तो अमीर तरीन बंदा भी जो है, प्रोफेसर आदमी, मशहूर ज़माना, ठीक, तोक्का यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा, उसके पास इस कमरे जितना एक दरबा एक छोटा सा होता है. अच्छा. ऐसे घर शानदार नहीं है, कहीं नहीं है. लंदन चले जाए, लोग 5-5 मरलों के वो छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं. ये शान बान, ये ठाट, हमारे दिमाग खराब हो गए और कुछ नहीं हुआ. हमने हमको जैसे इवॉल्व करना चाहिए था ना, डेवलपमेंट वो अच्छी होती है जो इवोल्यूशन से आए. वो डेवलपमेंट अच्छी नहीं होती जंपिंग. हाँ जी, From here to पहले इस direction, वो आपका दिमाग खराब करती. हाँ. हमारे दिमाग खराब हो और कुछ नहीं हुआ. थोड़ी सी हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी टू ब्लेम होगी. खैर वो तो बहुत ज्यादा, हाँ, वो तो फिर ये इंटरव्यू किसी और तरफ ना चला जाए. मतलब that has affected the culture. Absolutely, See? absolutely. वो प्रोग्रेशन तो तब आती है ना जब सिस्टम, अगर हम इवॉल्व करते तो फिर जमहूरियत में इवॉल्व करते ना. बिल्कुल. वो तो हमने अपना ही नहीं दी. चलते एक स्मूथ रूट होता. वो तो इवोल्यूशन तो हुई नहीं. लेकिन मैं बड़ी सख्त ऑप्टिमिस्टिक हूँ. अल्लाह करे टॉक्सिक ऑप्टिमिस्ट ना हूँ. मैं भी हूँ. बहुत. तो आपके असल में इतने ज़बरदस्त पहलू हैं आपके पर्सनालिटी के, और सबको तो कैच किया नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स की इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो मैं करूँगी. पहले तो आप सब जानते होंगे, नहीं तो आपने सुना होगा, लब्बैक भी तो मुमताज़ मुफ्ती की मशहूर तरीन बुक, उनकी बुक लब्बैक थी. अच्छा, हमारे यंगस्टर्स में बहुत सारे रीडर्स हैं, ऑडियो बुक्स आ गई हैं, सब कुछ. तो मैं वालिद से शुरू करूंगी. तलाश मेरी फेवरेट, जिसको ये इनकी आखिरी बुक थी. ये मेरी भी फेवरेट, आपकी भी फेवरेट. आई जस्ट लव दिस बुक, और मैंने बहुत लोगों को बड़े सालों तक गिफ्ट करती रही. मतलब यही एक, इससे अच्छा मुझे गिफ्ट कोई मिलता नहीं. तो बेहद खूबसूरत किताब इनके वालिद साहब की, जो इन्होंने. अच्छा, दूसरी बात, मैं आज दूसरा इंटरव्यू ले रही हूँ आपका. पहला इंटरव्यू शायद पता नहीं कितने साल पहले मैंने डॉन के लिए लिया था. मैं आपके घर में आई थी F6 में. वो तो रहा नहीं. आपने मुझे वो रहा नहीं. आपने मुझे वो जगह दिखाई जहाँ आपके वालिद बैठ के उन्होंने ये किताब लिखी थी. मुझे याद है, और वो है ना, हाथ से लिखते होंगे. हैं? बिल्कुल. कितनी बड़ी बात है. घुटने के ऊपर जमीन पे बैठते थे. हालांकि सोफे लगे होते थे, हम बहुत उन्हें कहते थे कि यार ऊपर बैठ रहे हैं, लेकिन वो जमीन पे बैठते थे. और जमीन पे भी वहां बैठते थे जहां धूप आई हो थोड़ी सी. उनको धूप बड़ी पसंद थी सर्दियों में. How nice. और वो अपने घुटने पे एक गत्ता रखते थे और कच्ची पेंसिल से लिखते थे. अच्छा, पेंसिल से लिखते थे.
उनकी भी बेशुमार किताबें हैं। इस वक्त हम बात करें अक्सी मुफ्ती की, उनके बेटे की, और इन्होंने लिखना शुरू किया अपने वालिद साहब की वफ़ात के बाद। क्यों? आप बताएं कि जब इनके वालिद हमेशा इनको कहते रहते थे कि आप किताब लिखें, लिखा करें, तो फिर आपका क्या जवाब होता था? मैं बहुत हंसता था और मैं कहता था वाले साहब देखें, मैं हूँ तो बेवकूफ़ आदमी, पर इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं कहता था, कहते क्यों? अच्छी कहते थे मुझे, अच्छी यार लिखा करो ना, लिख यार। मैं कहा नहीं सर, मैं दुनिया के दूसरे काम करूँगा, तबला बजाऊँगा, ड्रामा करूँगा, जादू का तमाशा भी करना सीखूँगा, लेकिन मैं लिखूँगा नहीं। कहते हैं ये क्या बात हुई? मैंने कहा सर, इतने बड़े बरगद के दरख्त के नीचे सर उठाना, मैं पागल हूँ? तो जब तक वो जिंदा रहे मैंने कलम को हाथ आपने नहीं नहीं लगाया। लिखा। उनकी डेथ कब हुई? उनकी डेथ हुई 1994 में या 1994। मैं भूल जाता हूँ। So I started writing when I was 70, above 70. Really? Yes. Oh my Above goodness. 70. अच्छा, सारे 70-year-old सुन लें। अब ये ना कहें कि ये मेरी कोई उम्र है कोई चीज नई चीज शुरू करने My की। best writing is when I was 82, 81. माशाल्लाह. And so was your father's. This last book I wrote at the ये मोहम्मद this book Talash was written when my father was 92. 92. Amazing. And this was the last book. और कहते हैं कि जैसे उसके बाद उनका फिर will to live नहीं थी, फिर he was नहीं, बस ये ready to किताब go. बड़ी फंसी हुई थी उनको। वो कहते थे, Beautiful. वो ये कहते थे, अक्सर कहते थे, जब वो बहुत बूढ़े हो गए थे और बीमार भी थे ना, बहुत बीमार थे, क्योंकि उनको एक हादसा हुआ, सूडोमोनास इंट्रोड्यूस हो गए उनके यूरिनरी ट्रैक में, तो काफ़ी मुश्किल थी उनकी आखिरी ज़िंदगी। तो उस वक्त वो कहते थे, अक्सर कहते थे, यार अच्छी, मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, गाड़ी नहीं आ रही, आई एम वेटिंग। ही वाज अवेटिंग डेथ, Ready to go. he was awaiting death, and he wanted to die. And that was after When he this was book. 1992, he wanted to die. Mashallah. He was desperate, in fact. But then beyond 90, he started saying, I now understand why मेरी गाड़ी नहीं आ रही, मुझे अभी कोई और चीज लिखनी है, करनी है। उसके बाद ही उन्होंने, when he was, you will not believe this, when he was about 89, 88 and 89, he started reading Islam. मेरे ख्याल है इस्लाम की बड़ी दकीक किताबें, मौलानाओं की किताबें उन्होंने पढ़ी, बहुत इस्लाम, और कहने लगे अक्सी मुझे एक पछतावा है कि मैंने कुरान स्टडी नहीं किया, अगर मुझे अल्लाह मियाँ एक ज़िंदगी और दे तो मैं कुरान स्टडी करूँ। अच्छा, बहुत इस्लाम पढ़ा। आपको पता है मौलानाओं की किताबें कैसी हैं, आलिमों की तो वो सब पढ़ने के बाद उन्होंने सब की सब ताक पे रख दी और उन्होंने कलम उठाया और अपने अल्फाज में, अपनी जुबान में, अपने तरीके से तलाश लिखवाई। But he had read all about Islam. Amazing. Before writing this book. ये तलाश पूरी बुक के थ्रू चलती जा रही उनकी, और इतनी प्यारे अंदाज में, बड़े सलीस उर्दू है। घबराइए नहीं, ये कोई बड़ी शकील किस्म की किताब नहीं है, बहुत ऑर्डिनरी उर्दू है, कॉमन मैन्स लैंग्वेज। आपकी भी कॉमन मैन्स लैंग्वेज है, आपका भी नरेशन इस तरह का है, चाहे आप इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, आपकी बहुत ऐसी है जो पानी की तरह की जुबान है, जो आप पानी होता है उसका वो हर जगह ढल जाता है, वो आपके अंदर रच बस जाता है। मैंने मुमताज मुफ्ती से सीखा है ना कि जुबान मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बल्कि अभी मैं इसका उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ इस किताब का। जी मोहम्मद, तो ब्यूटीफुल बुक। अच्छा, इसका उर्दू तर्जुमा जो है वो मैंने इस तरीके से करवाया है, और मेरी कोशिश है, पता नहीं कामयाब, कि उसको कोई ड्राइवर, कोई चपरासी,
जो अखबार में पढ़ रहे होते जी, वो भी पढ़ सके। जबरदस्त जबरदस्त। तो मुझे बड़ा खतरा है कि मेरा जो पब्लिशर है वो बड़ा सलीस दकीक किस्म की उर्दू बोलता है और वो फारसी पर्सनाइज्ड उर्दू की, तो उसने कहना सर ये क्या आपने ये कौन सी उर्दू लिखवाई है, लेकिन मैंने वही छापनी है। देखिए जब हम जैसे राइटर्स वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, सब कुछ इंग्लिश लिखें या उर्दू लिखें, आसान लिखें, एब्सोल्यूट हमेशा आसान लिखें। ये नहीं कि हर दूसरे जुमले में बेचारे रीडर को कभी डिक्शनरी की तरफ जाना पड़ता है, कभी किसी से पूछना पड़ता है कि भाई ये लफ्ज का क्या मतलब है। कॉन्वर्सेशनल कॉन्वर्सेशनल, इट शुड बी इजी, and that is the essence of good writing. The best thing about Mumtaz Mufti is that he is not only conversational, he is interactive, dialogue करता है, वो आपको मुखातिब करके इन्वॉल्व करता है, राइट, वो कहता है, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा कमाल है। तो ये जी मोहम्मद जो इन्होंने लिखी है इन मॉडर्न टाइम्स, क्या लिखा है इन्होंने, खुद कहते हैं कि ये मैंने मुसलमानों के लिए नहीं लिखी लेकिन यूथ के लिए ज़रूर लिखी है, और यूथ मेरे इस वक्त मौजूद हैं, और इसलिए इन्होंने हर सवाल का जवाब इसमें लिखा हुआ है बड़े खूबसूरती से और बड़ी रिसर्च के साथ, और आज की दुनिया के रिसर्च के हिसाब से लोगों के नाम लेके इन्होंने बताया कि अच्छा फलाना ये बात करता है मोहम्मद के बारे में, मैं बताता हूँ कि ये इस बात का जवाब क्या है। तो इस तरह उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट, स्पेशली हज़रत आयशा की उम्र का बात शुरू हुई, कोई भी सिचुएशन जो कंट्रोवर्शियल बन जाती है उसको इन्होंने बड़ी खूबसूरती से और बड़ी रिसर्च के साथ उसको जवाब दिया है। मेरी जो अच्छा नहीं, तलाश के बाद जो तलाश अल्लाह की थी वो इन्होंने फिर जवाब दिया, और ये भारी भरकम, ये खुद पर्सनैलिटी भी नहीं, इनकी किताबें भी हैं, तो ये खास लोगों के लिए, ये एकेडमिक्स के लिए है, और फिर एक पाकिस्तानी सखाफत, ये बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल है और पढ़ने वाली है और बातें करती है आपके साथ। ब्यूटीफुल। मतलब एक्चुअली इनका जो आपका बयान है ना वो है ही इस किस्म का कॉन्वर्सेशनल, एंड आई लव दैट अबाउट दैट। स्पेशली ये एक दिन की जो बात है ना, ये इसका टाइटल ये है एक दिन की बात, और इसमें ये होता है कि एक दिन की बात, हर जो चैप्टर है इज़ अ न्यू चैप्टर, नई कहानी है, नई बात है, लेकिन स्टार्ट वो एक दिन की बात से शुरू होता है। सो द फर्स्ट लाइन इज दैट, एक जैसे ऑथर अपने को चैलेंज देता है, वन स्मॉल इंसिडेंट ऑफ माय वन लाइफ। स्मॉल इंसिडेंट। वो एक किताब आपसे मिसिंग है, आई शुड हैव ब्रॉट इट, वो है कागज का घोड़ा। ओह यस, वो वेरी हमारी फेमस, ब्यूरोक्रेसी में बहुत पढ़ी जा बहुत रही है फेमस आजकल। बुक है। उसकी वजह यह है कि वो ऐसे ही चुटकुले हैं हाँ। अबाउट आवर ब्यूरोक्रेट्स, अच्छा, और वो सारे सच्चे हैं। तो वो कागज का घोड़ा। हाँ, मैं बड़ा बदनाम हूँ ब्यूरोक्रेसी में। वो कहते हैं देखो सारी जिंदगी ब्यूरोक्रेसी में काम करता रहा है और अब हमारे खिलाफ लिख दिया है। नहीं देखिए, जो सच होता है ना हाँ, वो निकल आता है, जाहिर है। और वो उसी सच की ही खूबसूरती होती है, उसी की खुशबू होती है जो हर एक को पसंद भी आती है। बेशक बेशक। वो जो ढकी छुपी बातें होती है उसका लुत्फ नहीं आता, क्योंकि इंसान को पता है कि ये असल बात नहीं है। हाँ, असल बात क्या है, वो आपने किया और आसान जबान में किया, ताकि आपका रीडर उसको बिल्कुल ठीक पढ़ सके, एंजॉय कर सके। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बहुत ही आसान लिख सकूं। आई एम लाइक वन ऑफ दोज इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स जो सारी जिंदगी पेंट करने के बाद पैसिफिक आइलैंड चले गए, कहाँ चले गए, and their Altshusen, Degas, Gauguin. they Gauguin also. Yes. They express their wish कि काश हम बच्चों की तरह पेंट कर सकें। पॉल क्ली, बच्चों, हाँ, पॉल क्ली जैसे ये कहता था, जिस सिंपलिसिटी के साथ हाँ, बच्चे एक लाइन चीज को देखते हैं और डिपिक्ट करते हैं, काश हम वो कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि अदीब की भी मंजिल वही है जो मुमताज मुफ्ती दिखा गया, कि आप बिल्कुल कॉन्वर्सेशनल बच्चों वाली ऐसी बात करें कि बच्चों को भी समझ आए। तो वो कर गया बात, जो मुझे तो अभी नहीं आई, लेकिन मैं सीख रहा हूँ। इसीलिए ना उनकी जो बुक थी लबैक, उसका इम्पैक्ट कितना था, इट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग, बिकॉज़ वो तो बड़ी यूनिक किताब थी। आज तक किसी ने ट्रैवलॉग पे हज नहीं लिखा था, तो हज का ट्रैवलॉग, काला कोठा, दैट वाज यूनिक, और वो इतना बेबाकी के साथ लिखा था।
तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि वो किताब जो है वो तो कोई मजजूबियत के आलम में लिख सकता है, वो सेन आदमी नहीं लिख सकता। नहीं तो ये सारे क्रिएटिव काम ऐसे ही होते हैं। he was under some kind of, he was jinxed at that time by God maybe. वो किताब नॉर्मल बंदा नहीं लिख सकता। दिल से लिखी हुई है। हाँ, वो बंदा जो इसका है एक एक लफ्ज दिल वो से निकला। मजजूबियत में लिखा है, एक जज्ब की हालत में लिखा है। और यही वजह है कि मौलवी भी नहीं बोले। देखिए, हालांकि उस वक्त के मौलवी बहुत बोलने वाले में से बहुत थे। बोलने वाले थे They उस would have वक्त तो मौलवी spoken. बहुत खौफनाक चीज थी, लेकिन वही मौलवी जो उनको खतरा था कि बोल उनके जनाजे में शरीक हुए और उनको इस्लाम की तलवार कह रहे थे और पता नहीं क्या कह रहे थे। तो ग्रेट सक्सेस। ग्रेट, वंडरफुल। देखिए जी, हमारी बड़ी मज़े की कॉन्वर्सेशन हो रही है और इसके बाद हम वैसे बात करेंगे कि इतने जो वो बोर्ड के दरख्त की आप बात कर रहे हैं, वो जो इतना बड़े पेड़ों के नीचे, एक ही नहीं बल्कि और भी उनके इर्द गिर्द जो थे, अशफाक अहमद, कुदरतुल्लाह जो शहाब, मेरा भी मेंटर हैं, ठीक है, मैं उनको अपना राहबर समझता हूँ और उन्हीं की देन है कि मैं ये किताबें अल्लाह और मोहम्मद लिख सकता हूँ, वरना मैं कहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, वो मकसद आई हैव गाइडेंस फ्रॉम हिम, वो मुझे दे गए हुए हैं कुछ। तो अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, इब्ने इंशा, और ये सब लोग, जमीलुद्दीन आली मेरे घर बैठे रहते थे, हफीज जलंधरी, अहमद बशीर, आई मीन आई हैव लिव्ड ऑल माय लाइफ विद दीस पीपल, ऑल माय लाइफ। इमेजिन, इन्हीं के साथ रहा। तो आपने कभी अच्छा, फिर राइटिंग चूंकि आप खुद नहीं उस वक्त कर रहे थे ना, तो आपने उन पे कभी पॉइंट्स किसी से लिए ही नहीं होंगे कि भाई? नहीं, बड़ी डिस्कशन, बानों के साथ मेरी बड़ी डिस्कशन होती थी, इशफाक के साथ बड़ी डिस्कशन होती थी। चलें जी, हम इधर रोकते हैं कि हम ब्रेक पे जाते हैं। अशफाक अहमद और बानो कुदसिया के साथ क्या बातें होती थी अक्सी मुफ्ती की, तो अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं। आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखें कितने मैं तो खुद कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी इनविटेशन पे अक्सी मुफ्ती साहब आ गए और आप सबके साथ भी शमूलियत हुई, आप लोगों की भी इस गुफ्तगू में। तो अभी हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। मैं आज वेलकम कर रही हूँ सादिया मजीद को अपने पॉडकास्ट पे, और खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू शिरीन। एनीथिंग यू वांट टू शेयर अपनी हम उम्र ख़वातीन के लिए ये कि आप इस एज में जाके आप किसी के ऊपर ये ना सोचें कि कोई आपको खुशियाँ ला के देगा, कोई नहीं ला के देगा। आपने अपने लिए खुशियाँ खुद ढूंढनी है। आपने कोई अपनी एक्टिविटी पॉजिटिव, जो आप पूरा बचपन से कभी मसरूफ़ियत के दिनों में सोचती थी कि मुझे टाइम मिले तो मैं ये करूं, चाहे वो क्रोशिया हो, चाहे वो सिलाई हो, कढ़ाई हो, केक बनाना हो, खाने बनाने हो, सैर करनी हो, कुछ भी करना हो, तो वो अब टाइम है आपके पास। वेलकम बैक। आई एम श्योर आप लोग भी बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे होंगे कि मुमताज़ मुफ्ती के बेटे अक्सी मुफ्ती, इन्होंने अशफाक अहमद और बानो कुदसिया के साथ क्या क्या टाइम गुजारा और क्या कुछ हुआ। मैंने उनके साथ बड़ा वक्त गुजारा और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अशफाक का बहुत फैन हूँ। कौन नहीं है? नहीं, अशफाक बड़ा, आप तो अशफाक को, जो बंदे उसके पास बैठे नहीं, उसकी महफिल में नहीं बैठे ना, वो उसको जानते ही नहीं। अशफाक बहुत बड़ा दास्तान गो था, उसने अपने घर का नाम भी दास्तान गो रखा था। और वेरी फ्यू पीपल नो कि वो इटली से जब आया था, रोम से, ही वाज इन रोम, और रोम से जब वो आया था तो वहाँ से एक प्रिंटिंग मशीन लेके आया था। दिस वाज द फर्स्ट एवर प्रिंटिंग मशीन जो कलर में छापती थी, छोटा डाइजेस्ट। तो उसने एक रसाला निकाला था, उसका नाम भी दास्तान गो था। अब वो रसाला, इट वाज टू अर्ली, यानी वो अपने वक्त से बहुत पहले आ गया था, वरना बाद में उर्दू डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट बड़े कामयाब हुए। तो अशफाक साहब को अल्लाह मियाँ ने उस रास्ते पे नहीं लगाया जहाँ वो कमर्शियल सक्सेस हो जाए बहुत बड़े, क्योंकि ये वो लोग थे
अशफाक अहमद, बानो कुदसिया, मुमताज़ मुफ्ती, जिन्होंने सारी जिंदगी कलम से लिख के पैसा कमाया। They lived बहुत on it. बहुत मुश्किल काम। आज के दौर में अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कलम से पैसा कमाएं, unless you are a journalist and you are a corrupt journalist, you will not be able to make any money, no money at all. True. तो ये वो लोग, आप इमेजिन कि वो क्या दौर था कि ये लोग जो हैं कलम से। माय फादर रिटायर्ड इन 1960, 30 years, 36 years he was a retired man. His best writing is that time. कलम से जुमेरात का एक रेडियो का स्क्रिप्ट लिखते थे तो 1000 रुपया मिलता था। That is how he made a living. अब कोई करेगा? अशफाक अहमद also. Ashfaq was a little more, he was fortunate. वो ड्रामा लिखता था, 90 मिनट का ड्रामा लिखता था, तो उसको पता नहीं 8 या 9 हज़ार रुपए मिलते थे उस जमाने में। और तलकीन शाह हर जुमे को लिखता था वो, which was the hard hitting program for India. इंडिया का तो बेड़ा गर्क करता था उस प्रोग्राम में। तो चल के मजाक में पॉपुलर भी बहुत पॉपुलर था। And what he got, he got nothing but that 400-500 rupees, but he would write every week. अब ऐसे बंदे होंगे जो कलम से रोजी कमाएं, तो मैं कहता हूँ ये जन्नती लोग हैं जो कलम से रोजी कमा गए। बानो कुदसिया कुछ नहीं करती थी, हाउसवाइफ थी, कलम से रोटी कमाती थी, कलम से लिखती। और बानो कुदसिया के साथ मेरी बड़ी डिस्कशन होती थी। अशफाक को तो मैं सुनता रहता था ना, कभी कभी लुकमा दे देता था, लेकिन अशफाक के साथ तो, अशफाक को मूंगफली ला दो, सर्दी की रात हो, आप ज़मीन में बैठे हो, गदेले वदेले आपने लगा रखे हो, अशफाक अहमद की बानो कुदसिया साथ उसकी रज़ाई में बैठी हो, दे वर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। बानो को भी बड़ी दाद दूँ, तो 2-3 ऑडियंस हों, वहाँ पर शीनी गैबा बैठी हो, अक्सी मुफ्ती बैठा हो, कोई रियाज महमूद रेडियो स्टेशन का, बस अशफाक को चाबी लग जाती थी। अशफाक वाज अ ब्रिलियंट दास्तान वो, और रात के 2 बजे तक वो आपको कहानियाँ सुनाएगा, बातें करेगा, आप चकमा दें। तो मैंने अशफाक की बड़ी महफिलें अटेंड की हैं, बहुत सुना है मैंने अशफाक को। और बानो के साथ ये था कि बानो पता नहीं किस वक्त लिखती थी, क्योंकि अशफाक को खाने पीने का बड़ा शौक था, पठान आदमी था, तो और खिलाने का भी बड़ा शौक। अब बानो को पता था कि मेरे खामिद का शौक जो है, इसकी मोहब्बत इसके पेट से दिल में जाती है, तो बानो वाज ऑलवेज कुकिंग समथिंग फॉर हिम। तो बोर्ची खाने में होती थी, उधर ही उन्होंने एक कोना बनाया हुआ था, उधर ही कोना बनाया, वही लिखती थी उधर ही। मैं एक वो पीढ़ी होती थी छोटी चौकी, वो लेके मैं उसके साथ बैठ जाता था और फिर हमारी डिस्कशन होती थी। बानो के साथ बड़ी लंबी लंबी डिस्कशन होती थी, और उस डिस्कशन में वो आइडियाज कंसीव कर लेती थी, उनको बड़ी आमद हो जाती थी, उसी में वो स्क्रिप्ट लिख देती थी। अच्छा, इन दोनों की राइटिंग्स में जो मुझे बहुत ज़्यादा एक चीज़ नुमायाँ हुई कि अशफाक अहमद की बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है और बानो कुदसिया की सख्त पेसिमिस्टिक। उसकी वजह है, हाँ, बानो जो थी ना, बानो के हर ड्रामे में, हर किताब में फलसफा है, बानो का एक वर्ल्ड व्यू है। और आप ठीक कह रही हैं, उस वर्ल्ड व्यू में शी वाज अ वुमन। उस वक्त मेरे ख्याल औरतों का हालत बड़ी टफ टाइम था, right. और वो फिर मुसलमान भी बहुत थी, ठीक, तो वो शी वाज कॉट बिटवीन दिस मॉडर्नाइजेशन एंड बिटवीन हर वेरी ट्रेडिशनल आइडियाज आल्सो, ठीक है। तो इट वाज नॉट गुड टाइम फॉर बानो, लेकिन बानो she flew, I think वो तो लेकिन उड़ती गुजरी है बीच में से, कमाल लिख गई हैं,
उनमें मसला सिर्फ ये है, इसीलिए गालिबन नौजवान लोग शायद उनको कम पढ़ें कि वो लिखते लिखते अंदर फलसफा बयान करना शुरू कर देते। हाँ, लेकिन उनकी राजा गेंद बड़ी पॉपुलर। क्या बात है, राजा की जैसे वो तो उनको, वो तो खुद कहती हैं मुझे गिफ्ट मिला अल्लाह की तरफ से, वो तो इलामी किताब, तो वो कोई ना कोई गिफ्ट हर ऑथर को मिला हुआ हर है। एक को मिला। वो देखें, मुमताज मुफ्ती को लब्बैक मिली, बानो कुदसिया को ये मिला, और अशफाक अहमद को दास्तान कोई मिली, और उसके और ड्रामे मैंने देखा, उसके ड्रामे आपके बहुत, पढ़े हैं। एक मोहब्बत सौ एक अफसाने, मोहब्बत सौ अफसाने के बाद जो उन्होंने और ड्रामे लिखे, वो तो हजम नहीं हुए लोगों को, तो कुछ किसी और लेवल के ड्रामे। तो बहुत बड़ा ड्रामा नफीस था कमाल। अशफाक अहमद, वैसा ड्रामा लिखने वाला बंदा हमारे पास बाद में नहीं आया। रियली बहुत गिफ्टेड अगेन मेरे वो वैसा नहीं, क्योंकि उनका रंग, उनकी खुशबू जो थी वो उनकी अपनी थी। अभी उमेरा अहमद का मॉडर्न राइटर्स में आपने कुछ देखा होगा, उसके काफ़ी पॉपुलर ड्रामे गए हैं, एंड एज एन ऑथर ऑल्सो बहुत ज़्यादा लोग उनको क्या कामिल, पीर कामिल, बहुत उनका पढ़ी जाती बहुत माय वाइफ इज ऑलवेज प्रेजिंग इट। बिल्कुल। सो ये अक्सर मेरा एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें मैंने राइटर्स और ऑथर्स, आर्टिस्ट सब लोग जमा किए हुए हैं, छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है। वो कब मिलते कब हैं? तो हम व्हाट्सएप पे तो अक्सर रोज गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन मिलते हम कोविड से पहले हर महीने तकरीबन हम एक आध राइटर्स मीटअप करते थे। अच्छा। तो और उसमें हमारे हर जुबान की कोई बंदिश नहीं थी। उसमें पंजाबी ऑथर्स राइटर्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच, नॉर्वेजियन, और हर एक अपना अपना आके सुनाता था, ब्रिटिश, इंग्लिश। अगली बार मीटिंग हो तो मुझे भी बताइए। Oh, we'll be very honored. जरूर। I'll be very happy to attend such a gathering. अच्छा, that will be great. तो हम लोग इस तरह की मीटिंग्स अब पोस्ट कोविड अब हम फिर शुरू करना चाह रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ कि क्या खूबसूरत महफिलें होती थी वो मुमताज़ मुफ्ती के ज़माने की। मुमताज़ मुफ्ती ने एक बनाई हुई थी, एक यहाँ महफिल थी, बड़े लोग उसमें शामिल थे, कुदरतुल्लाह साहब भी थे, उसको कहते थे राब्ता। ठीक। बस वो चले गए तो वो महफिल भी बिखर गई। तो बड़े मैंने कोशिश की कि वो रिवाइव करूं, कुछ देर वो चली, लेकिन कुछ लोगों की नाचाकियों की वजह से वो फिर कंटिन्यू नहीं हुई। और मैं भी चला गया, मैं इस्लामाबाद छोड़ के बाहर चला गया। I live about 30 kilometers outside इस्लामाबाद। वैसे कहते हैं कि इस्लामाबाद खुद पाकिस्तान से 10 मील बाहर है और 10 किलोमीटर, तो आप उससे भी आगे बाहर। नहीं, लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान is 5 minutes away from Islamabad, which means Rawalpindi। और एक और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के भी बात है। नहीं, मैं तो सिमली डैम के पास चला गया हूँ ना, मैं तो बिल्कुल। आपने अपनी दुनिया वहाँ बसा ली है। नहीं, कोई दुनिया नहीं बसाई, मैं अकेला रहता हूँ। That is how I am able to write this book। And I think in some ways I live a very boring life because I am always working। तो बहुत सारी महफिलों में बैठ के फिर ऐसे काम नहीं हो सकते। ये बात है। और ये बैलेंस किस तरह किया अशफाक अहमद और वो तो जादूगर लोग थे, बानो कुदसिया इन पर्टिकुलर। बानो कुदसिया सारा हाउस होल्ड संभालना, सवेरे वो साइकिल वाला आता था, उसको बताना जाके शॉपिंग क्या करनी है, घर की चीज़ें क्या। मैं करता हूँ ये काम, ये कोई आसान काम नहीं। वो इतना बड़ा घर चलाती थी, इतना बड़ा घर। उसके 3 बच्चे जो हैं सारे खाऊ थे, और पठान बच्चे थे और बढ़ते बच्चे थे। फिर उनकी बीवियां आ गईं, फिर उनकी बीवियां सारी नखरीली थी, माफ़ी चाहता हूँ, सुन लें बेशक। और वो वाली थी, वो इसलिए भी नखरीली थी कि उन्होंने कभी बुर्चे खाने में तो घुसना नहीं, ना खाना है ना पकाना है, मेज़ लग जाना है उनके लिए। किसी ने नाश्ता करना है 9 बजे, किसी ने नाश्ता करना है 11 बजे उठ के। बानो ने नहीं किसी को कहना कि भाई तुम, काश मैं एडमिनिस्ट्रेटर होता ना उस घर का, तो मैं कहते इधर आओ 8 बजे सारे,
नाश्ता मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन she was not like that. She was very gracious with over gracious with ये उनकी जो बहुएं थी, हॉस्पिटैलिटी। तो बहुएं बिगड़ गई, बिगड़नी थी, बहुएं बिगड़ गई। बहुओं ने उनको काम नहीं था कुछ करने को, घर में इम्पोर्टेंस नहीं थी। एक तो हमारी खातून जो होती है ना, हमारी मशरकी खातून, वो समझती है कि अगर मुझे बावर्ची खाने का चार्ज नहीं मिला तो फिर मैं घर की मालकिन नहीं हूँ। ये एक फजूल बात ज़हन में डाली है। हमारी फिल्मों में भी आपको पता है, वो गुच्छा सास ने जी चाबियों का यहाँ रखा होता है, चाबी। और जब तक वो ना मिले बहू को तो बहू नहीं समझती कि मैं। हालांकि द अदर वे राउंड देखना चाहिए कि यार तुम पढ़ी लिखी खातून हो, तुम फारिग हो, तुम्हें मेज पे रख के खाना खिलाया जाता है, तुम्हारे मतलब का खाना बनता है, तुमसे पूछ के बोलिए तुमने क्या खाना है। You should be happy, but that human nature is such, they were not happy. ये रिश्ता कुछ ऐसा है। ये भी हो सकता है, हाँ। ये रिश्ता लेकिन ये Bano tried her utmost, and she was very hurt. अच्छा, I could see that she was very she was a great person, and great person. she suffered it. I think इन दोनों ने She suffered it क्योंकि एक एक उसकी जो बहू थी वो उसके बेटे को लेके चली गई। और this is I think this is the way of life. हाँ, now it is, हाँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज से 30 साल पहले की, उस वक्त नहीं था। अच्छा, हम तो फोर्सेस वाले रहे हैं ना, पर 30 साल पहले भी ऐसे ही होता था। चलो शुक्र, सारे अपने अपने घरों में रहते थे। अच्छा, this is how it should be. हाँ, I each one has their own Sir, life. I believe in it. I believe Yes. it. हाँ, हर एक अपनी मर्जी से रहे। रहते मेरे बेटे मेरे घर से स्टोन थ्रे रहते हैं, मैं I don't interfere, I don't even go to them. बिल्कुल, let them enjoy their life. हमने अपनी enjoy किया, बिल्कुल we lived according to our own rules. अपनी जिंदगी। हाँ, और उनका भी अच्छा। तो मुझे अब एक और चीज़ पता चली है, और वो अभी ब्रेक के बाद आएंगे और हम देखेंगे कि अक्सी मुफ्ती के पास एक और फन है जो आज तक हम सबको किसी को पता ही नहीं था। तो अभी पता चलेगा। मैं अभी मिस्ट्री रखती हूँ, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फिर देखें कि क्या सीक्रेट चीज़ें अभी आपको बताते हैं। जल्दी वापस आइएगा ब्रेक के बाद। आई वेलकम डॉक्टर शहनाज। कोविड फैला हुआ था और इतनी बुरी तरह से सारी दुनिया में लोग मर रहे थे, और मैंने कहा मियां एक दफा मरना है जिंदगी में, कम से कम मरने का मजा तो आए ना। कि ये क्या हुआ कि ना कोई हाथ लगाए, ना कोई गले लग के रोए, ना शक्ल देखे, ना जनाजा उठते वक्त लोग चीखे मारे रोए, ना कोई उठाए, ना कोई जनाजा उठाए। हाँ, वो दूर से बस कर दो और जूम पे दुआ कर लो जी, हो गया जनाजा हो गया। ये क्या, मैंने कहा मजा आया मरने का। कोई मैसेज आप देना चाहती हैं लोगों को? मैसेज ये है कि अपना ध्यान खुद कर लें, अपनी सेहत का। किसी के हाल पूछने से या किसी के कुछ करने से ठीक नहीं होना, अपने खुद ठीक होना है। खुद दवाई खाएंगे, खुद अपना माइंड चेंज करेंगे, खुद अपने आप को खुद स्ट्रांग बनाएंगे, खुद उठेंगी, हिम्मत करेंगी। फॉलेज वगैरह हो जाता है लोगों को, किसी और के एक्सरसाइज करने से तो नहीं ठीक होता ना, अपने खुद एक्सरसाइज करके उसको ठीक करना है ना, तो खुद हिम्मत करें। वेलकम बैक। आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया कि नहीं? अच्छा, चले, कर लिया तो, नहीं किया तो अभी कर लें। और अब आपको मैं सीक्रेट बात बताने लगी हूँ अक्सी मुफ्ती साहब के। हम सब उनको जानते हैं एज अ राइटर, ठीक है। उन्होंने सितारा इम्तियाज़ भी लिया, उनको प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, और बड़े ज़बरदस्त ऑथर हैं, बड़े बड़े काम किए हैं इन्होंने। तो लेकिन एक और क्या इनके एक खसूसियत है जो मुझे आज पता चल रही है, और वो है कि इनमें होम्योपैथिक नॉलेज है। तो दिस इज अमेजिंग। ये कहाँ से आया? दरअसल दिस I got from my father. My father was a great homeopath. Few people know that. असल बात ये है कि उन्हीं के ज़माने में, अब भी ये जो हमारा फार्मेसी का सिस्टम है और जो एलोपैथिक सिस्टम है, ये इतना अब्यूज़ हो गया, और इसमें एंटीबायोटिक्स और इतने फजूल दवाइयाँ और 6-6, 8-8 दवाइयाँ, लोग मुतनफ़र हो रहे हैं, महंगे हो गई हैं दवाइयाँ। तो बहुत ज़रूरत थी कि ऑल्टरनेट सिस्टम्स भी तो है ना।
ठीक है, बिल्कुल ऑल्टरनेटिव कितने ऑल्टरनेट बहुत है। सिस्टम्स हैं, बहुत ऑल्टरनेट एक्यूपंक्चर है, आकुपंक्चर है, आकुप्रेशर है, ठीक है, कपिंग आयुर्वेदिक है, हाँ हर्बल है, जी, पता नहीं कितने हैं। जामा तो वगैरह। उन्होंने होम्योपैथी को करते थे। आई गॉट इंटरेस्टेड इन होम्योपैथी इवन दो ही ऑलवेज सेड जी यार होम्योपैथी सीख ला, वो तू दाखला ले ले तो तुझे डिग्री मिल जाएगी, तू तो घर बैठे तुझे डिग्री मिल जाएगी। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन अ डिग्री, सो मैंने दाखला नहीं लिया। He got it. He No, had no, done- he did not have a degree, अच्छा, but he was respected by the most eminent homeopaths because he read so much about homeopathy. को उन्होंने कारोबार तो नहीं करना था, he was doing homeopathy for himself and for his friends. तो वहाँ से I got an interest. तो मैं बहुत बीमार हो गया और डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया, कॉर्टिजोन वॉर्टिजोन लगा के भी, उन्होंने कहा बस मुश्किल है। I discovered a man जिसके पास एक, उसको कहते थे जी इसके पास कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर नहीं था, वो एक रेडियोस्थैनिक डायग्नोस्टिक मशीन थी। मैं उसके पास गया, उसने मुझे पुड़िया सी बना के दी, मैं ठीक हो गया। तो आई गॉट इंटरेस्टेड। मेरा एक दोस्त था जो पायलट था, तो मैंने उसको ब्रूस लोहा ऑफ लेबोरेटरीज लंदन का एड्रेस दिया, 25,000 रुपए मैंने दिए और मैंने कहा ये मशीन मुझे ला दो। ही ब्रॉट दिस मशीन फॉर मी, रेडियोस्थैनिक डायग्नोस्टिक मशीन। अमेजिंग बात यह हुई कि वो मशीन जो है उसके लिए एक ऑपरेटर चाहिए जिसको मीडियमिस्टिक होना चाहिए, साइकिक होना चाहिए थोड़ा सा, हर बंदे को रिस्पॉन्ड नहीं करती। इज द मशीन प्लस द ऑपरेटर। द मशीन रिस्पॉन्डेड टू मी। तो मैंने उसके ऊपर डायग्नोसिस शुरू कर दिया, बल्कि मैंने तो मुफ्त लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। लोगों ने आना शुरू कर दिया। F61 में मेरे पास तांता लगा होता था कि जी दवाई लेने आई है, मैं उसके ऊपर दवाई। कुछ देर के बाद मुझे ख्याल आया कि यार मैं तो लोगों की बीमारियों में रहता हूँ, ये जो लोग आते हैं ये तो अपनी अपनी बीमारियां लेके, मैं तो पागल हो जाऊंगा इनकी बीमारियों में रह के। मैंने इलाज करना बंद कर दिया। वैसे भी मैं सर्टिफाइड नहीं था। अब मैं उस मशीन पे अपना इलाज करता हूँ, या मेरे करीब मेरी बेगम है, शी इज नेवर बीन टू अ डॉक्टर। अभी भी मुझसे नाराज हो रही थी कि मुझे आप डायबिटीज के टेस्टिंग के लिए ले जाओ, पर मेरा एतबार उस मशीन पे इतना है कि मैं कभी भी नहीं जाऊंगा टेस्टिंग के लिए, मुझे मशीन बताती है। तो वो आपने इतना अरसा पहले ली थी मशीन, अब भी उतनी ही अच्छी काम करी? बिल्कुल, वो अच्छा, लाइफ टाइम मशीन है। कब ली थी आपने? वो हो गया मुझे कोई 20 years, 25 years। अच्छा, उसी मशीन के कोई लेटर मॉडल्स भी आए? वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई। अब वो मशीन जो है वो 5-10 लाख रुपए की है। मैंने 25,000 में ली थी। अच्छा, अब वो 5-10 लाख, और ये बहुत सारे होम्योपैथ जो बैठे हुए हैं ना, इन्होंने पीछे कमरे में वो लगाई हुई है। अच्छा जी, वो एक खास मशीन है। ये खास डायग्नोस्टिक मशीन है। ओके। और एक रेडियोस्थैनिक्स एक अल्टरनेट सिस्टम है। रेडियोस्थैनिक्स ये है, उस मशीन को मैं आपको बताऊं क्या है, तो मैं तो अपना सारा इलाज उस पर करता हूँ। आपको भी, आप आए मेरे पास, मैं I'll give you a जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट आपकी 15 दिन में देगा ना डायग्नोस्टिक सेंटर, वो मैं आपको 15 मिनट में दूंगा। अच्छा, वो मशीन करती ये है कि वो आपका एक ब्लड सैंपल लेके मैं उसकी सेंसिटिव प्लेट पे रखता हूँ। अच्छा, तो वो एक उसमें एंटेना लगा हुआ है, वो एक रेडियो वेव आपके जिस्म के अंदर भेज देती है। आप दूर भी हो बेशक, अगर आपका सैंपल मेरे पास है तो एक रेडियो वेव आपके जिस्म में चली जाती है। उस रेडियो वेव से आई कैन डायग्नोज every organ of your body. अमेजिंग। This is an amazing system. और ये तो खैर उसने ब्लड सैंपल और भी मैं लिया। उसी से इलाज करता हूँ। अच्छा, अपना भी। अमेजिंग। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। अच्छा, आपने क्वांटम हीलिंग का सुना?
वो तो खैर वो तो मुस्तकबिल की चीज है, वो एक और चीज है वो ना। तो मुस्तकबिल की, वो तो हाँ। जब क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएंगे हाँ। या जब ये इंटेलिजेंस आ जाएगी हाँ। तो दुनिया बदल जाएगी। तो दुनिया, अभी तो आपको पता है कि साइंसदान क्या कह रहे हैं, मेडिकल साइंसदान ये कह रहे हैं कि हमने रिसेंटली डिस्कवर किया है थ्रू क्वांटम फिजिक्स कि आपका एक हर सेल का एक बैकअप आपके जिस्म में पड़ा, ट्रू, कंप्लीट बैकअप। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप वहां से बैकअप निकालें। बिल्कुल, वो खुद ही बना देते हैं। अगर दवाई भी चाहिए तो वो हाँ, दवाई सब भी सब अंदर मौजूद है, हाँ, सब कुछ है, केमिकल है। लेकिन दिस इज समथिंग ऑफ द फ्यूचर, दिस माइट टेक maybe 5 years, maybe 10 years. I won't be there at that time. I had met a quantum healer way back. सियाटल से मैं LA जा रही थी by अच्छा, air, अच्छा। तो वो मेरे साथ बैठा था। बड़ी क्यूट सी उसकी पर्सनैलिटी थी, वाइट, जिस तरह की वो क्रिसमस फादर वाली उसकी पर्सनैलिटी, पिंक चीक्स, वाइट दाढ़ी और बहुत ही क्यूट पर्सनैलिटी थी। तो खैर उसे रास्ते में बातें होती रही, तो उसने मुझे बताया कि मैं क्वांटम हीलिंग करता हूँ और उसी का एक एडवांस स्टेज वर्कशॉप अटेंड करने जा रहा था LA। अच्छा। वो कह रहा था कि अगर पेशेंट मेरे पास ना हो तो मैं दूर फोन के थ्रू भी कर सकता हूँ। कमाल है। वही बात है, ये मेंटली साइकिक भी चीज़ होती है। और आई थिंक वो जो एक ज़माने के हकीम होते थे जो नब्स फील करके एक पेशेंट, कईयों के बहुत ज़्यादा शिफा होती थी। मैं अपनी जिंदगी में, मैं देखें हमने कितनी फैकल्टीज वी हैव लॉस्ट। हम समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम तरक्की नहीं कर रहे, हम डिपेंडेंट हो गए हैं चीज़ों पर। ये माइक आपको पता है, हम पहले हमें हिसाब करने के लिए कुछ नहीं चाहिए था, हम कैलकुलेटर के बगैर नहीं कर सकते। हम तरक्की नहीं कर रहे। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं पीछे जा रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं लिया बकर में था, चूँकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो मुझे वहाँ एक बंदे ने बताया कि यहाँ पर एक हकीम है जो 108 साल पुराना है, 108 साल उसकी उम्र है, और सर वो सिर्फ शक्ल देख के बीमारी बता देता है। मैंने कहा जाओ यार, कब मार रहे हो, मैं नहीं मारता, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता। उन्होंने कहा चलो, मैंने कहा मुझे लेके चलो। आई वेंट टू दैट हकीम। नंबर वन, आई वाज शॉक्ड। He seemed to be about 60, 70, but he was 100. They said he's over 100 years old. अच्छा, he looked like हाँ, 60, 70 अच्छा, year old. और मेरी बीमारी बहुत मुश्किल थी। मैं टोक्यो तक गया, मैं टोक्यो में जाके वो डॉक्टर कानाजावा के पास जाके मैंने इलाज करवाया। किसी को समझ नहीं आती थी। मैं आई एम अ मेडिकल एनॉमली, वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। उस हकीम ने मुझे शक्ल देख के बता दी तुम्हारे साथ ये खराबी। मेरी तो जमीन, पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। अब he wanted to give me a medicine, but since I had come to him with great disbelief, देखा ना, मैं बड़ी अनाज से डिसबिलीव में आया था कि Check him out. तो मैंने उसकी दवाई नहीं ली, तो मैं चला गया। फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों में तमाम हकीम जो थे वो शक्ल देख के इलाज करते थे। अच्छा, नब्ज नहीं देखते थे, टच भी नहीं करना ना, और सिर्फ शक्ल देख के, शक्ल से अलामतें उनको जाहिर हो जाती थी इसको बीमारी क्या है। और दूसरी बात यह है कि उस हकीम को भी मैंने देखा कि औरत जो आई वो पर्दे के पीछे बैठी, वो साथ वाले कमरे में मेरे सामने, उसने धागा बांधा। अब वो शक्ल भी नहीं दिखा रही, शक्ल तो कैसे, वो तो पर्दा करती है, सख्त पर्दा, लिया बकर। उसने एक धागा बांधा उसकी नब्ज पे, और वो धागा हाथ में पकड़ के he prescribed. I am a witness to really this. amazing. I am a witness to this. So that was one एक way of मौजू जो doing आपने it. छेड़ा नहीं है, जी, और आपने कहा कि you are a great enthusiast and optimist for Pakistan. मेरा बाप जो था उससे बड़ा ऑप्टिमिस्ट पैदा नहीं हुआ पाकिस्तान के लिए, वो तो लिख गया है। बड़ी प्यारी बात है, इसीलिए तो तलाश प्यारी किताब है। तो मैं भी ऑप्टिमिस्ट हूँ। जो मौजू हमने नहीं छेड़ा वो औलिया कराम, बाबे,
इस तरह के हकीम, वो एक पूरा बाबे की देग, वो एक वो जो पूरा देग है पूरा वो मौजूद भरी रहती है हर वक्त। वो एक पूरा मौजूद। रोज पाकिस्तान में जो जो होता है फिर इन्हीं की बातें याद आती हैं, तलाश वाली हाँ बिल्कुल। कब उन्होंने लिखी थी, लेकिन वो आज भी उतनी ही वैलिड है। और वो आप देखेंगे कि बिफोर लॉन्ग साइंस विल आल्सो कम टू बिलीव इन द इनटैंजिबल, जो इंटेंजिबल अनदेखी चीज है ना। जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है ना कि अल्लाह मियाँ कहता है कि एक आलम शहादा में आप रहते हैं और एक पूरा आलमुल गायब है सही, जो इधर ही है, हाँ, but is unseen. There is a world unseen, right here is a parallel world. यस, अब science has come to believe in parallel worlds now. यस, क्वांटम साइंस तो बहुत बिलीव करती है। तो आप देखेंगे अगले अब जो डेवलपमेंट ऑफ साइंस होगी ना आगे, वो ह्यूमैनिटीज में होगी और स्पिरिचुअलिज्म में होगी। ये तो मेरी प्रेडिक्शन है। spiritualism, that is something the East The was science known will have to come to believe in a spirit. amazing। कोई अच्छा, गुजारा तो- नहीं होगा, आगे डेवलपमेंट नहीं है। अब बादल नाख्वास्ता मुझे हमारी गुफ्तगू पे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा मजबूरन। तो दिल तो चाहता कि आप बोलते रहें और हम नहीं, लोग सुनते रहें। बहुत शुक्रिया। तो ये बताएं कि कोई पैगाम है आपका लोगों के लिए? मेरे पास तो कोई पैगाम नहीं है, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ कोई पैगाम। मेरा आखिरी पैगाम ये है, ये दिखाएं ना मोहम्मद। ये मैं समझता हूँ कि मेरा आखिरी नोटेबल काम है। आखिरी क्यों? उसकी आप वजह है 90 की दिहाई में नहीं पहुंचे वजह अभी। ये है कि ग्रेट काम जो है ना वो आमद के बगैर नहीं होता। हाँ, आमद होती है, दैट्स ट्रू। तो ये मेरा वो आमद वाला काम है जिसमें आई हैव टॉक्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज अ ह्यूमन बीइंग। वो कोई मोजे वाला बंदा नहीं था, उन्होंने कोई चांद के 2 टुकड़े नहीं किए, हमने गलत बयानी की है। ही वॉज, कुरान ने 100 जगह कहा कि वो बशर हैं आप जैसे, और हमने सीखा ही नहीं उनसे। एंड हिज सुप्रीम गिफ्ट इज सच अ मॉडर्न बहुत मॉडर्न, इतना मॉडर्न है कि सुप्रीम गिफ्ट इज द बुक कुरान। उनका इससे बड़ा कोई करिश्मा नहीं है। तो मेरी भी जिंदगी का जो आखिरी करिश्मा है वो ये है। बड़ी हम लोग खुशकिस्मत इस पे हैं। मुझे बड़ा नाज है कि हाँ। I had the opportunity and I was chosen by God Almighty to do this work. जुर्रत की भाई, जुर्रतमंद है। आई थिंक ये बड़ी जुर्रतमंद काम तो है। ये जुर्रत किसी काम नहीं अगर पीछे सपोर्ट ना हो। सही बात। स्पिरिचुअल उस जात सपोर्ट, की। स्पिरिचुअल सपोर्ट है हाँ। तो ये जरूरत है ना, वरना जरूरत नहीं, कमाल वरना तो है। जूतियां पड़ जाए। सही इस बात। मौजू पे मैं कहता हूँ जी कलम ना उठा सके कोई। बहुत जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू Yeah, you're फॉर गिविंग welcome. so much time, You're most welcome. and I'm sure the viewers would love this conversation. hope so. Have a great day. Thank you very much. Thank you so much. God bless you.